स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तो बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के हो गए हैं, यूपी बोर्ड के लगभग समाप्त हो गए हैं और सीबीएसई बोर्ड के एक दो एग्जाम्स बाकी हैं बस। अब आपकी जो तैयारी है वो आप लोगों की तैयारी हो रही होगी नए कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है, और अच्छा कॉलेज पाने के लिए। तो अच्छे और नए कॉलेज में जाने के लिए आपको देना होगा एक एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीयूईटी, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज में जाना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में और इसके लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जो सीयूईटी का एग्जाम है ये आपका लगभग 15 या 15 मई से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तब तक जो बीच में आपका 1.5 से 2 महीना मिल रहा है, 1.5 महीना तो मान के चलेंगे ही, ठीक है। तो इस दौरान आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ली सीयूटी एग्जाम की, ठीक है, तो आपको एक अच्छी रैंक मिलने से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो इस समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप अपनी ये भी तैयारी कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, सीयूटी एग्जाम्स के लिए। इसमें हम आपको पीवाईक्यू जो सीयूटी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं सभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ जो सीयूटी के एग्जाम्स के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी कुछ आप लोग फिजिक्स में तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं, सारी चीजें एकदम बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो आप लोगों ने काफी कुछ तैयारी कर रखा है, फिर भी मैं जब स्टार्ट कर ही रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, है ना। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है मैं अभी 1 मिनट मुझे दो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ स्टैटिक, स्टैटिक मतलब सभी लोग जानते हैं एट रेस्ट, है ना, रेस्ट। तो जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। और हमने जब 12th का पढ़ाया है तो उसमें हमने आप लोगों को बताया भी है कि जब कोई चार्ज रुका होता है तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, चाहे वो चार्ज कोई माइनस का हो या चार्ज कोई प्लस का हो, ठीक है, उसके अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने चारों तरफ बनाता है, तो ये उसके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक। जब कोई चार्ज रुका होता है तो उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर ना? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे थे, चार्ज की, है ना। रेस्ट मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हो क्या होता है, रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ, है ना, रुका हुआ आवेश। चार्ज मतलब होता है आवेश, तो रुका हुआ आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पहले ही हमने दे रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ electrons which gives rise to electric force between two electrons is called electric charge. The SI unit of charge is coulombs, ठीक है। तो जो चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना आता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और भी सुनो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, देखो
इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस मीन्स जैसे प्लस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है स्टूडेंट, क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन होता है, चाहे वो माइनस माइनस हो, इनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जब भी लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जब भी अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जब भी लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, इसको हम लोग सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। बहुत बढ़िया, इतना याद हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो जो चार्ज है, चार्ज इक्वल टू एक, यहां पर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चाहे वो स्मॉल क्यू रहे या कैपिटल क्यू रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई डिफाइन नहीं है कि स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें या कैपिटल से, आपकी इच्छा, चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है यहाँ पर क्यू इक्वल टू एन ई, यहाँ पर हम लोग इसको सिंबल भी ले रहे हैं प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ई इक्वल टू आपको पता है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, ओके। एक दूसरा चार्ज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो भी देख लीजिए इसमें, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई यहाँ पर करंट होती है, टी टाइम होता है, आई क्या होता है यहाँ पर, करंट, आई क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, फिलहाल हमने बता दिया यहाँ पर, टी क्या होता है यहाँ पर, टाइम होता है, टाइम, ठीक है, और Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज क्या होता है, आप जानते हो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं सारी कांस्टेंट हैं, हम लोग कोई चीज ना तो बना सकते हैं ना तो उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज भी अगर हम किसी बॉडी से, मान लो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक बॉडी ये ए है, ठीक है, और एक ये बॉडी बी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले इस ए से और इसमें भेज दिए, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, अब यहां पर आप समझो ये क्या है, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये, तो ये हमारे पास पूरा क्या है, होल आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें क्या हो रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी पहले स्टार्टिंग में इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और 10 ही प्रोटॉन थे, बात समझ में आई कि नहीं। इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स थे और 20 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसमें से इसमें चार्ज को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ठीक है, ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं अभी देखूं इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास टोटल कितने चार्जेस हैं, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ काउंट कर रहा हूं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा अभी ये जो है सिस्टम हमारा न्यूट्रल है, बात समझ में, क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर कर दिए, ए बॉडी से बी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए, ट्रांसफर कर दिए। तो इस पर 5 प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 5 प्लस का आ गया इस पर, ठीक है। यहाँ पर 5 माइनस आ गया,
तो अब देखो, क्योंकि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, अगर मैं इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो ये अभी भी न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 प्लस का आया हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर 5 माइनस का आ गया, तो बात बराबर हो गई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में, तो ये पूरे आइसोलेटेड सिस्टम अभी भी कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। इस पर अभी भी कोई भी चार्ज नहीं है, 5 माइनस का है तो 5 इधर प्लस का है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी हम लोग ना तो चार्ज को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, और ना तो चार्ज को बना सकते हैं, ठीक है। बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में वो चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। वो कभी भी मतलब ना तो हम कोई नया चार्ज बना सके, ना तो कोई नया चार्ज खत्म कर सके। बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इन चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो चार्ज को हम लोग खत्म कर सकते हैं। देख लीजिए, इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी फिजिकल प्रोसेस, द चार्ज इट may get transferred from one part of the system to another, ठीक, but net charge will always remain same. It means charge can be neither be created nor be destroyed, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज की डिफिनेशन हो जाती है। बात समझ में आई आप लोग? बताइए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही? ठीक है। तो इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा जो चार्ज है वो कैसा है? कंजर्व्ड है, ठीक है। तो चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो चार्ज को खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट्स? चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, अब इसी टॉपिक पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 into 10 की पावर 24 एटम्स इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी 1 एटम ऑफ द सॉलिड। अपने पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड स्फीयर देयर आर 5 into 10 की पावर 21 एटम्स इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी 1 एटम ऑफ द सॉलिड, द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इन 1 मिलीग्राम, है ना। 1 मिलीग्राम में कितना चार्ज होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, यहाँ पर ये चीज हमें पता है कि 1 ग्राम में, ठीक है, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 1 into 10 की पावर -3 ग्राम होगा। समझ में आया? ठीक है। तो 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा? 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। अब अपने को निकालना है कि इतने में कितना चार्ज स्टोर होगा, कि जब 1 ग्राम में इतना हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 1 मिलीग्राम, हाँ ठीक था, 1 मिलीग्राम में कितना चार्ज था? 1 into 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। अब अपने पास देखो n हमें पता है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है। नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया गया है 1 ग्राम में? 1 ग्राम में ये कितना दिया गया है? ग्राम। ये कितना दिया गया है? तो ये अपने पास है 5 into 10 की पावर 21, ठीक है। इतना एटम्स दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ये 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम दिया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि 1 मिलीग्राम में कितना चार्ज होगा। चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE, ठीक है। आप क्या करो, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो Q इक्वल टू N अपने पास हाई है, कितना है? 5 into 10 की पावर 21 इंटू ये 10 की पावर -3 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ये भी अपने को पता है 1.6 into 10 की पावर कितना? -19, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये इसमें जाएगा 22, 16 पंचे 80, 0.8 into 10 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा? -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 0, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 0.8 कूलम। ऑप्शन बी जो है अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार्ज निकालना था कि 1 मिलीग्राम में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और इससे बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए आप लोगों को क्लियर है ये?
ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना समय लगेगा कि 1 कूलम चार्ज जो है ट्रांसफर होने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक कोई बॉडी, मान लो जैसे अपने पास एक कोई ये बॉडी है, ठीक है ए, ठीक है, इसके पास में ये बी बॉडी है। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ए से बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हर सेकंड में, कह रहा है कि इफ आ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं हर एक सेकंड में, ईच सेकंड, ईच सेकंड, ठीक है, ईच सेकंड में। तो ईच सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 10 की पावर 9 एक बॉडी से, मतलब ए बॉडी से बी में जा रहा है। तो आपको बताना है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम ये अपने से पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे जिस फॉर्मूले से अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अपने पास क्या है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन्स है ना, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, इतना पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब अपने पास यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितना चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा, चार्ज, ठीक है, तो चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा, चार्ज Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब देखो n अपने पास कितना है ना, तो n इलेक्ट्रॉन्स यानी n अपने पास इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कितने में, है ना, तो E हमें पता है 1.6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा। तो इसको आप लोग जरा काउंट करें तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू इसमें 9 ऐड करेंगे तो -10, है ना, -10 इतना चार्ज अपने पास है। ठीक, अच्छा ये इतना चार्ज होगा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6। हमें बताना है हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अपने पास कितना है, तो टोटल चार्ज जो है हमारे पास Q इक्वल टू वो कितना है, 1 कूलम चार्ज है। देखो हर सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो हर सेकंड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना रहेगा, 10 रहेगा ना, 10 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हर सेकंड में। तो हम लोग को बताना है कि इतना चार्ज ट्रांसफर होने में, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड टाइम, तो हम लोग ये पता हो गया है कि इतने इतने चार्ज ट्रांसफर होने में इतना समय लग रहा है, हर सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक सेकंड में हमें पता हो गया कि इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, जैसे ऐसे मान लो कि अगर 10 पेन जो है, 10 पेन 50 रुपए के हैं और आपसे पूछा जाए फिर 12 पेन बताइए कितने के होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पता करोगे कि एक पेन कितने का है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 10 पेन है 50 रुपए के, तो एक पेन कितना का होगा, 5 का। हमसे पूछा कितने का गया है, 12 पेन का, तो 12 से हम लोग 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमने ये पता कर लिया, पता करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना समय लग रहा है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो कैपिटल हमारे पास ये कैपिटल क्यू हो गया। अच्छा चार्ज अपने पास 1 कूलम है, इसको ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम लग 10 है ना, 10। अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये कितना इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो देखो एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे और ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो प्लस का 10 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 1.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितना 9 सेकेंड, इतना समय लग रहा है। ठीक है, इतना समय लग रहा है। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ी बड़ी यूनिट में चेंज करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ी यूनिट में चेंज करूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब ईयर में है, यहाँ पर सब ईयर में दिए गए हैं। ठीक है, तो ईयर में इसको सेकंड कर चेंज करूं। ठीक है, आपको पता है
कि 60 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। फिर 60 मिनट में देखो 60 सेकंड में 1 मिनट हो गया, ठीक। और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक। 24 घंटे में एक दिन होता है। साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो यहाँ पर आप 365 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, ये समथिंग आ जाएगा अपने पास नियर अबाउट 200 ईयर्स। अच्छा, 200 दिया गया नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 98.8 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 98.8 ईयर आ जाएगा, यानी 1.8 ईयर, है ना। तो ये लगभग इसके करीब, बी ऑप्शन के करीब आ जाएगा। तो ये अपना जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या इसको, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग अपने पास जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अपने को दिया गया है कि इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑन द चार्ज एट बी विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर है ये, ठीक है। ये अपने पास क्या दिया गया है, स्क्वायर है। चलो, तो यहाँ पर ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसके ऊपर किसी एक बी पर क्या बोल रहा है कि सभी की साइड कितनी है, ए है, ठीक है। इन सब की साइड है ए, तो ये साइड ए सभी की बराबर ही होगी क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। उसने बोला है कि बी पर हमें कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट बी है, ठीक। आप सुनो, ये वाला यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर भी चार्ज है, इस पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस वाले चार्ज के ऊपर ये ए वाला चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में, इसको रिपल करेगा ना, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एफ ए बी, यानी बी पर फोर्स लग रहा है ए के कारण, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, बी पर फोर्स लग रहा है, बी पर फोर्स लग रहा है ए के कारण, ठीक है। समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्यू वाला भी क्या करेगा, बी पर फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रहा है, किस पर, बी पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, सी के कारण, तो इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग जाएगा, ठीक। अब डी वाला भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो डी वाला फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे फोर्स लग रहा है। तो ये कितना फोर्स लग रहा है, बी पर फोर्स लग रहा है डी के कारण इतना। ये बात समझ में आई क्या, चलो। तो ये इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। अब देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एफ ए बी कितना फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है। तो टू अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ठीक है, कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि कितना फोर्स लगता है। तो कुलाम्स फॉर्मूला क्या कहता है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ बी ए, एफ बी ए, ये हम लोग देख रहे हैं कि ए के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो आप लोग आ जाओ इधर, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से, तो कुलम्स लॉ क्या कहता है भाई, 1/4πε0, ठीक है। चार्ज किस पर लग रहा है, एक तो बी पर लग रहा है, तो क्यू बी किसके कारण लग रहा है, ए के कारण। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, ए साइड कितना अपने पास, ए स्क्वायर, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाते हैं यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, सभी लोग को दिख रहा है, समझ में आया इतना। अब ये वाली साइड इस साइड के बराबर ही है, तो हम लोग यहाँ पर इसके कारण भी देख लेंगे फोर्स, ठीक है। तो एफ किस पर, बी पर लग रहा है फोर्स, किसके कारण देख रहे हैं, सी के कारण फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर भी कुलाम्स लॉ लगा देंगे कि 1/4πε0, ठीक है। बी पर लग रहा है, क्यू बी बोलेंगे, किसके कारण लग रहा है, सी के कारण, तो क्यू सी बोलेंगे, और डिस्टेंस कितना है इसका, ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो भैया इसका हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सुनो, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है डी के कारण निकालना है, तो हमें पहले उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यस या नो। तो हमें ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जा रहा है, ये देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ईच एंगल 90 डिग्री बच्चा बच्चा जानता है। तो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, A√2 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, यहाँ पर आप
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए टू रूट मिल जाएगी या टू रूट ए मिल जाएगी। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और रूट में होगा, फिर ए बाहर आ जाएगा तो ए रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए रूट टू। अब हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स कितना आ जा रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर इसका देख लो फोर्स एफ बी डी, इस पर फोर्स कैलकुलेट करो जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं बी पर फोर्स लग रहा है डी के कारण, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, एफ बी ए इक्वल टू एफ बी सी, ये दोनों अपने पास क्या है, इक्वल फोर्स हैं। तो यहाँ इनका हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट है ना, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इस अभी देखो ये चार्ज भी हमारे पास इक्वल ही है, तो क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना। तो इसमें हम लोग रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 प्लस, या फिर 2q स्क्वायर कॉमन कर लो। ठीक है, तो 2q स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ये कितना बचेगा कॉस 60। ठीक है, इसका 2 प्लस, ठीक है, तो अपने पास कॉस 60। अच्छा, यहाँ पर थीटा अपने पास कितना है 45 डिग्री, है ना, थीटा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का हाफ हुआ, तो कॉस 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट टू होती है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाता है अपने पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सुनो ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू 1/√2, तो 2q स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1/√2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाता है अपने पास। ठीक है, तो इसका आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास नेट फोर्स की के रूट टू, है ना, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये कितना आ जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया, इसका नेट फोर्स आ गया, ये नेट फोर्स आ गया इसका। ठीक है, ये इसका नेट फोर्स आ गया। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, ये यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे, है ना, यहाँ √2 नहीं होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा अपना। तो अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2√2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन अपॉन 2, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन में ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, 2√2 प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स क्या हमने निकाला, तो बी डी, ठीक है, ये रहेगा प्लस अपने पास ये जो हमने नेट फोर्स निकाला था, ये इन सबको जोड़ देंगे तो अपना रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा अपना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपने पास है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, कह रहा है इफ इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and is direction is along line joining the two charges। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, सीधा सीधा, ठीक है, कि अगर कोई लाइक चार्जेस हैं सपोज, ठीक है, जो प्लस क्यू डिस्टेंस r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दोनों चार्ज अभी तो हम लोग वैक्यूम मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अच्छा, जो फोर्स लग रहा है
वो इन दोनों चार्जेस के, ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये फोर्स होगा। दूसरी बात कहा उसने कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल लगेगा, ठीक है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, ये बात हो गई दूसरी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ठीक है, Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटाता हूं तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो K है आपका, ठीक है, यहां पर जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे इसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो इसका फॉर्मूले से हम लोग पुट करते हैं, 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू हो जाती है के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसमें के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। अब सुनो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, ठीक है, विटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.825 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर क्या है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये है कूलम्ब्स लॉ। सारी चीजें समझ में आई आप लोग को, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि इट स्टेट दैट, ठीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and is distance is along the line joining the two charges, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपरली आप लोगों को करके दिखा दिया, यहाँ पर बात समझ में आई, ठीक है, समझ में आया। चलिए अपना अगला टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुनो, अगर कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ अपने एक क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके चारों तरफ एक कोई फील्ड है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उस चार्ज के आसपास एक दूसरा चार्ज हमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब सपोज मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक, ये चार्ज रखा हुआ छोटा सा, बहुत, ये चार्ज रखा हुआ, ठीक, इसके पास, या मान लो इसको एक चार्ज मान लो आप, ठीक, ये चार्ज है। अब इसके पास मैं एक दूसरा छोटा सा चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज इसको लेकर के आ रहा हूं इसके पास में, ठीक है। तो जैसे मैं यहां तक इसके इतना पास लेकर के आया तो इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं यहां तक लाया, नहीं फोर्स लग रहा था, यहां तक लाया, नहीं फोर्स लगा, और थोड़ा पास लाया, ये अब इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। तो ये फोर्स हो सकता है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा पास लाया है, इस वाले चार्ज ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स था, मतलब सेम चार्जेस थे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, तो ये वाला चार्ज दूर भागने लगा। अब हमें ये पता चल गया कि भैया इसका जो रेंज है, अभी यहां तक कि तो फोर्स नहीं लग रहा था ना, कोई भी फोर्स नहीं था, लेकिन जब मैं इतना पास लेके आया तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। तो मैंने कहा ये वाला चार्ज अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम कोई भी फोर्स लेके आते हैं इसके पास में तो यहां से फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो भैया कहते हैं इसका ये एरिया है, ये अपने एरिया का दादा है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी चार्ज है, लेट्स सपोज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज ने अपने चारों तरफ अपनी एक एरिया बना रखी है, ठीक है, अपना भौकाल बना रखा है। कितनी दूर से?
इतनी दूर से इसने अपना भौकाल बना रखा है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका भौकाल कहां से कहां तक है? तो हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज, मुन्नू एकदम छोटा सा टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग बोल देते हैं क्यू नॉट। टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जैसे हम इसके पास लेकर के आए ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो भैया इसने अपना फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसको दूर भगा दिया। हमें हम लेकर के आ रहे थे इसको, इसने फोर्स लगाया तो मुझे फील हुआ कि हाँ ये दूर भाग रहा है, तो यानी फोर्स लग रहा है। तो हम लोग इस एरिया को क्या बोल देते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस ये जो एरिया है, ये इस एरिया का क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज विच अ स्मॉल positive test charge will experience if placed there. It applies only to a point. अच्छा सुनो, अगर मैं इस चार्ज को यहां तक लेके आ रहा हूं, मान लो यहां से अंदर तक, तो किस पॉइंट पर कितना ज्यादा चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो भैया मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमें कि इसकी स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर कितनी है, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो, और पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिमिट हमने ले ली कि बहुत ही छोटा सा चार्ज, 0 के बराबर है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज। अब ये बहुत ही छोटा चार्ज हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो हमें किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस वाले चार्ज की, ठीक है। अगर मैं इतना बड़ा चार्ज ले आऊं जिसकी अपनी खुद की फील्ड बन जाए, तो हम लोग इसकी प्योर फील्ड नहीं निकाल सकते ना कि एक्चुअल इसकी फील्ड कितनी है। तो हमें उसके लिए बहुत ही स्मॉल चार्ज लेके आना पड़ेगा, एक ऐसा चार्ज जिसके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, मतलब ना के बराबर हो, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि इसकी फील्ड कितनी है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसकी जो चार्ज होगा, इसका जो चार्ज होगा वो ना के बराबर होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, ये इसकी यूनिट आ जाती है, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट आ जाती है, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट आ जाती है। समझ में आया आप लोगों को? चलो, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसके कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, प्लेस अ vanishingly small positive test charge यानी Q naught at a point P according to Coulomb's law, force on test charge Q naught due to charge Q is given, ठीक है। तो सुनो, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट है A, यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम लोग ये R डिस्टेंस, ठीक है, ये R डिस्टेंस, यहां से पॉइंट P है, पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम चेक करना चाहते हैं कि इस चार्ज के कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R डिस्टेंस पर। बात समझ में आई क्या? मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि A पॉइंट पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पे हम चेक करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे? अभी मैंने बताया ना, उसके लिए हमें एक छोटा सा नन्हा सा चार्ज लेके आना पड़ेगा, जिसके पास बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर चार्ज हो, ठीक है। तो मैंने उठाया वो चार्ज Q नॉट और इसके पास लेकर के आया P के पास, ठीक है। अब जैसे मैं इसके पास लाऊंगा तो यहां पे चार्ज फोर्स लगाएगा, इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फोर्स कितना आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं फोर्स। तो फोर्स आप कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से आप ये पता करिए ना कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया पी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं कितना फोर्स लग रहा है पी पॉइंट पर, है ना। तो पी पॉइंट पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/4πε0 क्यू चार्ज था और इस पर क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लग रहा था। कितनी दूरी पर थी, तो r² दूरी थी, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है क्या होता है कि F कहां पर, P पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो FP/Q0, ये अपने पास फॉर्मूला है, जस्ट पहले अभी निकाला है, ठीक है। यहां पर आप F रख दो, F की वैल्यू ये है, तो 1/4πε0, ठीक। Q0/r², नीचे अपने पास क्या है, Q0 है, ठीक है। इस Q0 से इस Q0 को खत्म कर दो, सिंपल। तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन ये क्या हो जाएगा, r², ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहां पर, P पॉइंट पर। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इससे पहले वाले में मैं बताना भूल गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम लोग इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल से देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में यहां पर दिया गया है अपना, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है कि the surface density on a solid steel sphere of radius r is sigma, what is the electric field strength on its surface। तो देखो एक स्फेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस उसने दे रखा है कि r है, इस पर बहुत चार्ज डेंसिटी क्या है, इस स्फेयर पर चार्ज जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। तो देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, यानी चार्ज मान लेते हैं इस पर पूरे पे चार्ज कैसा है, प्लस का क्यू, तो यहाँ पर चार्ज हो गया क्यू, अपॉन एरिया, इसका एरिया क्या है, तो एरिया ए है, और इस एरिया ऑफ स्फीयर आप जानते ही हो क्या होता है, 4πr², ये इसका एरिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया, ठीक, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। हमें बताना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इट्स सरफेस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, ये मान करके चलते हैं हम लोग। तो KQ अपॉन r², ठीक है, KQ अपॉन r², यहां से आप Q निकालो तो Q इंटू ए आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q। तो यहां पर आप रखो तो 1/4πε0, ठीक है। Q की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये, तो एरिया सिग्मा इंटू एरिया अपॉन r², ठीक है। तो हम लोग यहां से रख देते हैं इसका एरिया, किसका, स्फेयर का, ये वाला एरिया यहां पर पुट अप कर दो, तो 1/4πε0, ठीक है, सिग्मा, ये आपका सिग्मा अपॉन r², और एरिया कितना है 4πr², जी, ठीक है। बात समझ में आई क्या, चलो अब इसको काटा बेटी कर लो, है ना। तो देखो ये अपने पास ये खत्म हो जाएगा, r² से r² खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन ε0, ये आपका एरिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन ε0, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना मीटर है, ठीक है, इतना मीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि विल बी चार्ज ऑन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना, kg ऑफ प्रोटॉन्स इतना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और इसके बीच का फोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ कहां पर लगता है आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ कहां पे लगेगा, दो चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देखते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल टू कितना आ जाता है 1/4π, ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट क्यू इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा चार्ज क्या है, प्रोटॉन, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग आर स्क्वायर मान लेते हैं। अच्छा, इन सभी की वैल्यू हमें पता ही है, इसकी पता है 9 × 10⁹ होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज दिया गया है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना मीटर है, विल बी चार्ज ऑन कूलम, ठीक है। हाँ, ये चार्ज दिया गया है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका चार्ज स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस अपने पास दिया गया है, कितना है, वो इतने डिस्टेंस पर है 5 × 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये यहाँ पर फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, तो ग्रेविटेशन लॉ से देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि F = कैपिटल G, ठीक है, स्मॉल m, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा r², ठीक। तो G की वैल्यू हमें सभी को पता है 6.67 × 10⁻⁻11 होती है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है कितना, 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन अपने को भी पता है, ये भी कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कहाँ गया, मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अपने को दी गई हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को पता है, डिस्टेंस वही रहेगा 5 × 10⁻⁻11 इसका स्क्वायर। हमें बताना था द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों का आप फोर्स निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना जा रहा है, इतना, तो देखो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है G, तो E = E/Fg, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 9 × 10 की पावर कितनी है, 9 है, इंटू यहाँ 1.6, 16 का स्क्वायर करो, तो 16 का स्क्वायर है ना, ये 136 256, तो 256, यानी 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, इतना 10 की पावर कितनी है, -38 हो जाएगी, ठीक। इसको आप ऐसे ही रखो 5 × 10⁻⁻11, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रखो, ठीक। नीचे आप इसकी वैल्यू रखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 6.67 × 9.1 × 1.6, ठीक है, ये हो गया, इंटू आप देखो इन सभी को जोड़ लो, देखो 7 और 1 8 और 1 ये 9, ठीक है, 9, ठीक। फिर उसके बाद 2 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा इतना, अपॉन 5 × 10⁻⁻11 इसका होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा ये आप लोगों को बताते हैं, ठीक। चल ओके, सुनो, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इन सब का जरा सॉल्व करते हैं, तो Fe/Fg, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी इसमें जरा मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 24 × 10 की पावर, ठीक है, कितना, माइनस का 8, नीचे कितना आ जाएगा 9 ठीक है, 9.22 × 10 की पावर -27, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाती है, Fe/Fg, तो 1.7 × 10 की पावर कितना, ये ऊपर जाएगा 19, है ना, तो 19, ये इसका रेशियो आ जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही टॉपिक रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, मैं आप लोगों की जो है फिजिक्स की तैयारी करवाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।